फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। सो आज सेकंड सेशन हम देख रहे हैं और उसमें हम ये सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। ये जो है डिस्प्ले टाइप ऑफ एचटीएमएल एलिमेंट्स हो गए, जिसमें इनलाइन ब्लॉक, फ्लेक्स, ग्रिड, ये सारी चीजें आ जाती हैं। फिर लेआउट कंटेनर्स इन एचटीएमएल, जिसमें डिव और स्पैन आते हैं। उसके बाद टेक्स्ट फॉर्मेटिंग देखेंगे, जिसमें हेडिंग, पैराग्राफ, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग वगैरह वगैरह ये सारी चीजें आ जाती हैं। लिंक्स देखेंगे, इमेजेस देखेंगे। बेसिकली क्या है, सारे टैग्स ही है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये आपको क्लियर होगी चीजें। अब सबसे पहले हम देखते हैं डिस्प्ले टाइप्स को। तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लेके आता हूँ, डिस्प्ले टाइप की डेफिनेशन क्या है, तो मैं यहाँ पर लेके आता हूँ। दिस इज अवर डेफिनेशन फॉर डिस्प्ले। तो ये क्या लिखा हुआ है कि in HTML CSS the display type is a property that determines how an element is displayed on the web page. There are several display types available, including block, inline block, flex, and grid. These types control how an element interact with other elements around it, how much space it takes up, and how it behaves in terms of line break and positioning. The display type can be set using CSS style to achieve a desired layout and formatting of web page. तो इतनी सारी ये अंग्रेजी लिखी हुई है, तो इसको मैं आपको डिफाइन करता हूँ कि ये क्या रहा है कि एचटीएमएल में जो है कुछ एलिमेंट्स। अब एचटीएमएल में पता है क्या है, ईच एंड एवरी एलिमेंट इज लाइक अ बॉक्स, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स आप समझ सकते हो उसको। एक किसी भी कोई भी टैग है, अब वो चाहे डिव हो चाहे वो पैराग्राफ हो, वो बेसिकली क्या होते हैं, वो सिंपल वो एक डब्बे ही होते हैं, ठीक है। आप ऐसे समझे, ये माइंड में रखें कि जो भी एलिमेंट आप देख रहे हो, चाहे वो H1 का एलिमेंट हो, ठीक है, H1 हो, H2 हो, कोई भी पैराग्राफ का कोई एलिमेंट हो, ठीक है। पैराग्राफ हो गया, या लेआउट के लिए हम डिव का यूज करते हैं, ठीक है, डिव हो गया, स्पैन हो गया। तो ये बेसिकली क्या है, ये डब्बे ही हैं। ये बेसिकली क्या है, ये डब्बे ही है, ठीक है। रेक्टेंगुलर शेप डब्बे होते हैं ये। दीज आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर शेप डब्बे, ठीक है। फिर इनको हम सीएसएस के थ्रू हम उनकी सारी स्टाइलिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। सीएसएस के थ्रू हम इनकी स्टाइलिंग वगैरह करते हैं। अब ब्राउजर जो है, जो हमारा ये ब्राउजर है, ठीक है, जिसपे आप ये कंपाइलर देख रहे हो, ऑनलाइन कंपाइलर। तो ब्राउजर क्या करता है, आप जो H1 यूज करते हो या पैराग्राफ यूज करते हो, उनकी स्टाइलिंग वो खुद से कर देता है। क्या करता है ब्राउजर, उनकी कुछ स्टाइलिंग, वो डिफॉल्ट स्टाइलिंग जो है वो खुद कर देता है। वरना ये क्या होते, सारे डब्बे ही होते। पर ब्राउजर क्या करता है, इनकी स्टाइलिंग, जो इनिशियल स्टाइलिंग हम कहते हैं जिसको, वो खुद कर देता है। अगर मैं H1 में कुछ लिखूंगा, मैं लिखता हूँ यहाँ पर मिसाल के तौर पे हेलो, तो ब्राउजर ने देखो इसको बोल्ड कर दिया। ब्राउजर ने क्या किया, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दिया, सिंपल। ब्राउजर नहीं दी हुई, मैंने तो कुछ इसमें स्टाइल नहीं दिया हुआ है। अगर सीएसएस के थ्रू मैं अगर इसको स्टाइल दूं, अगर सीएसएस के थ्रू कैसे देंगे, इनलाइन स्टाइल में दे रहा हूँ, मतलब इसी के अंदर मैं सीएसएस की वो लिख रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा कि इसका फॉन्ट साइज बढ़ा दूंगा। चलो यही चीज हम किस में देखते हैं, पैराग्राफ में देखते हैं। तो मुझे इसके लिए कोई भी स्टाइलिंग नहीं करनी पड़ी। ये स्टाइलिंग कहाँ से आ रही है, ये ब्राउजर दे रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको दूं यहाँ पर हेलो लिखता हूँ, ठीक है। अब इसको देखोगे ये छोटा है, ये आप देख रहे हो कितना बोल्ड है, इसका फॉन्ट साइज भी बड़ा है इसकी, ठीक है। पर आप पैराग्राफ की टैग की देखो, इसकी क्या है, ये बिल्कुल मतलब इसका साइज छोटा है, ठीक है। और ये बोल्ड भी नहीं है। अगर मैं इसकी सीएसएस स्टाइलिंग करूं, अभी सीएसएस नहीं सीख रहे, पर बिहाइंड द सीन जो है ब्राउजर ने इसकी जो है सीएसएस कर रखी है। अगर मैं आपको दिखाऊंगा उसमें, अभी रुक जाओ, स्टाइल, फॉन्ट वेट, बोल्ड करने के लिए एक प्रॉपर्टी आती है फॉन्ट वेट के नाम से, फॉन्ट वेट। और मैं कर देता हूँ इसको बोल्ड, ठीक है, ये देखो बोल्ड हो गया। और इसका जो मैं साइज कर देता हूँ, किसी का माइक खुला हुआ है, काइंडली माइक अपना ऑफ कर ले। इसका जो साइज है, साइज के लिए क्या प्रॉपर्टी यूज होती है, थोड़ा मैं भूल गया हूँ। गूगल कर लो भाई, गूगल आपका बेस्ट फ्रेंड है। टेक्स्ट साइज, मेरे ख्याल से फॉन्ट साइज ही है इन सीएसएस, फॉन्ट साइज ही होगा, ठीक है। फॉन्ट साइज, हाँ फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी है ना। तो मैं आजकल यूज कर रहा हूँ टेलविंड, तो मुझे ये सारी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो भूल जाता हूँ।
अब 24 पिक्सल लिख दिया, देखें इसके करीब करीब आता जा रहा है ये। मैं अगर ये करूँ 30 पिक्सल, देखें अगर मैं इसको 32 करूँ तो ये देखें बिल्कुल, अब देखो सेम स्टाइलिंग हो गई इसकी। ठीक है, अब फर्क दिख रहा है कि ये हेडिंग है या ये हेडिंग है, दोनों हेडिंग लग रही है। क्यों? H1 टेक के साथ जो है वो ब्राउजर ने कुछ बिहाइंड द सीन कुछ स्टाइलिंग कर रखी है। किसी का माइक ऑन है, काइंडली मैं देखता हूँ किसका ऑन है। अच्छा, कोई शोर तो नहीं आ रहा पीछे से? काइंडली मुझे बताएं। ब्राउजर क्या करता है, ये जो है इसको डिफॉल्ट स्टाइलिंग दे देता है। ठीक है, डिफॉल्ट स्टाइलिंग जैसे H1 को दी हुई है, पर पैराग्राफ को नहीं दी, तो पैराग्राफ को मैंने खुद से स्टाइलिंग दी है। ये क्या CSS है, ये मैं CSS लिख रहा हूँ, उसकी स्टाइलिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो बताने का मकसद ये था कि ब्राउजर जो है बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ जो है उनको स्टाइलिंग दे देता है। ठीक है, अगर मैं इसको हटाऊं यहाँ से, और ठीक है, ये बात समझ में आ रही है कि H1 की जो स्टाइलिंग आ रही है कहाँ से आ रही है, ये आप देख रहे हो, ये समझ में आ रहा है आपको? ये क्लियर हो रहा है? यस सर। ठीक है, ये ब्राउजर दे रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको, अगर मैं इसको इंस्पेक्ट भी करूंगा ना, तो आप देखोगे, अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूं, इंस्पेक्ट के थ्रू इसके सारे स्टाइलिंग आ जाती है। और अगर मैं इस एलिमेंट पे लेके जाऊं तो आप देखोगे कि ये देखो ब्राउजर ने इसकी कुछ स्टाइलिंग की हुई है। इसको कुछ फॉन्ट साइज दिया हुआ है 2em, 2em मतलब 32 पिक्सल, 2em मतलब 32 पिक्सल की इसको वो दी हुई है। ईएम भी एक यूनिट है, वो आप CSS में पढ़ेंगे, ये सारी चीजें CSS का पार्ट है। ये डिस्प्ले ब्लॉक क्या है, ये फॉन्ट साइज क्या है, ये सारी क्या है, उस किसका पार्ट है? पर CSS का। पर ये CSS तो मैंने तो लिखी नहीं है, पर ये कहाँ से है ये CSS? मैंने तो नहीं लिखी। तो ये CSS ब्राउजर दे रहा है। ठीक है, तो ब्राउजर डिफॉल्ट स्टाइल दे देता है, पर ये वरना ये खाली डब्बे ही होते हैं। ये H1 हो गया, P हो गया, div हो गया, सारे एक जैसे डब्बे ही हैं। ठीक है, ओके, ये आपको क्लियर हो गया कि ये क्या है, सारे डब्बे ही है। अब डिस्प्ले टाइप पे आते हैं कि डिस्प्ले टाइप क्या है। अब डिस्प्ले क्या है, एक प्रॉपर्टी है CSS में, जैसे कि हमने इसमें देखी थी, जैसे कि हमने इसमें देखी थी डिस्प्ले प्रॉपर्टी। आप देखो, अगर देखो इसको, हवर करूं मैं इस पे, हवर मतलब मुझे लेके जाऊं इस पे। ठीक है, ये एलिमेंट यहाँ सेलेक्ट हो गया, इसकी ये देखिए एलिमेंट यहाँ सेलेक्ट हो गया, इसकी स्टाइलिंग है नीचे कि इसको डिस्प्ले ब्लॉक दिया हुआ है, डिस्प्ले ब्लॉक दिया हुआ है। और अगर मैं एक और काम करता हूँ कि स्पेन को भी कुछ दे देता हूँ, यहाँ पर स्पेन को मैं देता हूँ, स्पेन को भी हेलो दे देता हूँ। ठीक है, अब देखिए स्पेन का भी आ चुका है। ये टैग खराब हो गया इसका, मुझे इसका टैग सही करना पड़ेगा, क्लोजिंग टैग नहीं था इसका। ठीक है, ये स्पेन है, इसको भी कैपिटल H दे देता हूँ। ये हो क्या रहा है इसमें, समझ से बाहर है, स्पेन। ठीक है, अब ये देखे हेलो। अब अगर हेलो पे लेके जाऊं मैं, पहले मैं क्या करता हूँ, जो ये ये पैराग्राफ टैग है इस पे लेके जाता हूँ। अब देखो पैराग्राफ टैग की जो डिस्प्ले है वो ब्लॉक है। अब ब्लॉक क्या है ये समझाऊंगा मैं। अब इसकी देखोगे, अगर आप, अगर इसकी मैं आपको दिखाऊं, जो डिस्प्ले की प्रॉपर्टी, इसकी मैं आपको डिस्प्ले की प्रॉपर्टी दिखाऊं तो आपको नजर आएगी। डिस्प्ले, एक मिनट, नीचे होगी। ये देखिए डिस्प्ले क्या दिया हुआ है इसको, इनलाइन दी हुई है डिस्प्ले। डिस्प्ले क्या दिया हुआ है इसको, इनलाइन दिया हुआ है। ठीक है, स्पेन की देखिए क्या है, इनलाइन है, और पैराग्राफ की क्या देखी थी आपने, ब्लॉक है, और H1 की भी ब्लॉक है डिस्प्ले टाइप। तो डिस्प्ले टाइप क्या है, CSS का पार्ट है, पर ये समझना लाजमी है। हम CSS में इसको जो है बहुत ज्यादा डिटेल में देख रहे होंगे, पर ये आप समझे कि जो डब्बे होते हैं, या तो वो ब्लॉक टाइप के होते हैं, या तो वो इनलाइन टाइप के होते हैं, या तो वो ब्लॉक टाइप के होते हैं। ठीक है, या तो ब्लॉक टाइप के होते हैं, या तो इनलाइन टाइप के होते हैं। फिर इसके बाद इनलाइन ब्लॉक आ जाता है, वो इनलाइन की वेरिएशन है। इसके बाद फ्लेक्स और ग्रिड, ये लेआउट के पार्ट है। ठीक है, ये लेआउट के पार्ट है, जब हम लेआउट बनाएंगे तब हम इसको देख रहे होंगे, ग्रिड और फ्लेक्स को। फिलहाल हम ये चीज तीनों समझते हैं बस, इनलाइन और जनरली ये दो बड़े होते हैं, ब्लॉक और इनलाइन। अब ब्लॉक और इनलाइन में क्या फर्क है कि ब्लॉक क्या कहता है, ब्लॉक एलिमेंट जो भी होगा जिसकी प्रॉपर्टी ब्लॉक होगी। अब H1 की प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट ब्राउजर ने इसको ब्लॉक दी हुई है, तो ये क्या करेगा, अपने साथ किसी को आने नहीं देगा। ठीक है, जैसे ये हेलो है,
अब ये देखो, ये दूसरा हेलो उसके नीचे आ रहा है, ठीक है। ये जो आप हेलो देख रहे हो, अब इसके आगे देखो कितनी जगह है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी एंड तक पूरी जगह पड़ी हुई है, देख रहे हो, पूरी जगह पड़ी हुई है। ये बोल रहा है नहीं भाई, मैं अपने साथ किसी को आने नहीं दूंगा। ये क्या है, चौधरी है अपने गाँव का, ठीक है, अब ऐसा समझे कि अपने साथ किसी को आने नहीं देता ये। मतलब मैं अकेला रहूंगा अभी, मेरे साथ कोई ना है। पर इस पेन अगर मैं इनलाइन पे लेके जाऊं, इस पेन टेक, ठीक है, मैं दोबारा हेलो लिख देता हूँ यहाँ पर। ये हो क्या रहा है, डिलीट क्यों हो रहा है ये देखो, ये इसके साथ आ गया, ये हेलो इसके साथ आ गया। अगर मैं दूसरा, अगर कोई दूसरा एलिमेंट में लगाऊं जो इनलाइन टाइप का हो, स्ट्रॉन्ग नाम का कोई मैं एक एलिमेंट लगा देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ हेलो, खुद ब खुद ये आगे के वर्ड डिलीट हो रहे हैं, आई डोंट नो, पता नहीं क्या मसला है। स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो ये देखे, ये भी इनलाइन टाइप का है, ये भी इनलाइन टाइप का है। एक एक और देख लेते हैं, एंकर टैग, ठीक है, हेलो। ये खुद ब खुद ये आगे वाले करेक्टर जो है मिट रहे हैं, आई डोंट नो, पता नहीं क्या मसला है। ये क्या है, ये लिंक बनाने के अच्छा लिए ये यूज हो रहा है, आप देखें। वो इंसर्ट का बटन दोबारा प्रेस करना, आई थिंक उस वजह से कभी कोई डिलीट करता हो। प्रेस कर दिया उसको, नहीं, दबाया नहीं था वैसे। अब ये देखें, ये भी क्या है, ये जो लिंक बनाई ये भी क्या है, इनलाइन टाइप की है। समझ में आ रहा है कि ब्लॉक एलिमेंट क्या है, वो क्या करता है, जिसकी डिस्प्ले टाइप ब्लॉक होती है ना, वो क्या करता है, पूरी की पूरी स्पेस ले लेता है, पूरी की पूरी जो विड्थ होती है ना अपने ब्राउजर की, वो ले लेता है। जितनी भी विड्थ होगी इसके आगे, अगर ये पूरा पेज है, ये गूगल का पेज है, ठीक है, गूगल का पेज देखे कि यहां से लेकर यहां तक है। अब ये देखिए, ये तीनों एलिमेंट एक साथ खड़े हुए हैं, तो ये क्या है, ब्लॉक टाइप इनलाइन की टाइप के, क्योंकि एक साथ खड़े हुए हैं, ठीक है। और इसको देखे, ये हेडिंग टाइप है, तो इसने यहाँ से देकर यहाँ तक देखे कितना स्पेस खाली है, पर ये अपने साथ किसी को आने नहीं दे रहा, ठीक है। तो सिंपल ये है कि ब्लॉक जो एलिमेंट होते हैं, ब्लॉक टाइप जो एलिमेंट होते हैं, जो ब्लॉक टाइप एलिमेंट होते हैं, वो अपने साथ किसी को आने नहीं देते। तो वो कौन कौन से हैं? मैं अगर जो है H1 ब्लॉक, ब्लॉक टाइप एलिमेंट, ठीक है, इसको मैं ऊपर वाले को कमेंट कर देता हूँ। ब्लॉक टाइप एलिमेंट्स, एलिमेंट्स, ठीक है। बट इसकी डेफिनेशन भी जो है मैंने लिख के रखी हुई थी, वो भी लेके आता हूँ मैं यहाँ पर। देखें, दिस एलिमेंट टेक अप द फुल विड्थ अवेलेबल एंड क्रिएट लाइन ब्रेक बिफोर एंड आफ्टर टेक आफ्टर देम। मतलब ये क्या करते हैं, पूरी लाइन दे देते हैं, पूरी लाइन जो विड्थ होती है ना, यहाँ से लेकर पूरी, ये पूरी को घेर लेते हैं, अपने साथ किसी को आने नहीं देते वो लोग। इसलिए इनकी जो टाइप क्या है, ब्लॉक है, ठीक है। उसी तरह इनलाइन ब्लॉक, अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, मैं यहाँ सर्च करूंगा लिस्ट ऑफ ब्लॉक टाइप एलिमेंट्स ऑफ ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। ब्लॉक लेवल लिखते हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, लिस्ट ऑफ ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। अगर मुझे लिस्ट मिल जाए, वैसे मुझे याद है पर ये सारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है, ठीक है। देख रहे हो इतने सारे, कैनवास, जीडी, डिव, टीएल, डीटी, ये सारे टैग्स है, ठीक है। एड्रेस हो क्या, हो गया आर्टिकल का, हो गया ब्लॉक कोड, ये सारे क्या है, ब्लॉक टाइप के एलिमेंट है, अपने साथ किसी और को आने नहीं देते ये। तो मैं कुछ ही एग्जांपल लिख देता हूँ। डिव हो गया, पैराग्राफ टैग हो गया, ठीक है। H1, H1 to H6 जितनी भी हेडिंग आती है सारी ब्लॉक टाइप की है, ठीक है। और ETC आगे लिख देता हूँ। मतलब ये जो एलिमेंट्स है क्या है, सारे ब्लॉक लेवल के हैं, अपने साथ किसी को आने नहीं देते। अब इनलाइन को देखते हैं, इनलाइन टाइप या लेवल, लेवल भी कहते हैं इसको, इनलाइन टाइप या लेवल भी इसको कहते हैं, ठीक है, लेवल एलिमेंट। ये भी डेफिनेशन में लेके आता हूँ, एक मिनट।
अब इनलाइन एलिमेंट्स भी बहुत सारे। अब ये क्या करते हैं, ये पूरी स्पेस नहीं लेते हैं, ठीक है। ये जो है जितनी उनको दरकार होती है स्पेस, वो ही लेते हैं, ठीक है। जितना उनका साइज होता है, जितना उनका साइज होता है उतनी वो स्पेस ले रहे होते हैं, इनलाइन जो एलिमेंट्स होते हैं। पता नहीं क्या हो रहा है, ये उल्टा ही कट रहा है। वो इंसर्ट के बटन से भी ठीक नहीं हुआ ये। चलो, आई डोंट नो, पता नहीं क्या हो रहा है ये, ठीक है। तो इनलाइन जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपने साथ किसी को अपने साथ आने देते हैं, लोगों को ना, जो भी इसके बराबर के एलिमेंट्स होंगे। अब उसमें ये उसने बताया कि इमेज का जो एलिमेंट है वो भी इनलाइन टाइप का है, बटन का जो एलिमेंट्स है वो भी इनलाइन टाइप का है। तो उसकी एग्जांपल थोड़ी देख लेते हैं हम। स्पेन तो वैसे भी हम देख चुके हैं, स्पेन क्या है, वो एक इनलाइन टाइप का एलिमेंट है। हेलो, अब ये जितनी स्पेस इसको चाहिए, अब ये बटन की वजह से क्या हो रहा है, बटन में जा रहा है, ठीक है। अब स्पेन जो है वो क्या है, इनलाइन टाइप का एलिमेंट है। अब इसको स्पेस कितनी चाहिए, जितना उसका कंटेंट है। मतलब ये बस इतनी स्पेस लेगा जितना इसका कंटेंट है, ये बस उतनी ही स्पेस लेगा। ये पूरी की विड्थ पूरी जगह को नहीं घेरेगा, कि यहां से लेकर पूरी जगह ले रहा है, ठीक है। उसके साथ में किसी और एलिमेंट को भी रख सकता हूँ इसके साथ में। अगर मैं एक एंकर टैग चाहूँ, एंकर टैग ए का जो टैग है ये भी क्या है, इनलाइन टाइप का है। तो उसमें हम एक देते हैं एचरेफ, जिसके अंदर हम अपनी लिंक्स दे रहे होते हैं, ठीक है। ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। क्लिक में मैंने एक लिंक बना दी, ये देखे इसके साथ आ गया। अगर ये ब्लॉक टाइप का होता ना तो ये नेक्स्ट लाइन पे आता, मतलब लाइन को तोड़ देता। ये क्या आता, क्या करता है ये, इसको दूसरी लाइन पे भेज देता, इस एंकर टैग को दूसरी लाइन पे ये भेज देता। तो ये क्या इनलाइन टाइप का है। अगर मुझे इसको ब्लॉक टाइप का बनाना है, अगर मैं चाह रहा हूँ कि यार जबरदस्ती इसको ब्लॉक बनाओ, तो मैं क्या करूंगा, डिस्प्ले, डिस्प्ले, और इसको मैं कर दूंगा ब्लॉक। अब देखना ये इसको दूसरी लाइन में भेज देगा, इसके बराबर वाले को। देखा ये क्या हुआ, कि दूसरी लाइन पे आ गया ये जो एंकर टैग है। अब मैंने क्या किया कि इसके डिस्प्ले टाइप को चेंज कर दिया मैंने, क्योंकि ये ब्लॉक क्या इनलाइन क्या ये सब डिस्प्ले टाइप्स ही है ना। उसी तरह अगर मैं H1 टैग को लेता हूँ, H1 टैग क्या है, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ये अपने साथ किसी को आने नहीं देगा। अगर मैं स्पेन टैग लिखूं यहाँ पर hello2, ये देखो इसको इसने क्या किया, इसको नीचे भेज दिया। अगर मैं चाह रहा हूँ कि यार ये अपने साथ किसी को आने दे, तो मैं क्या करूंगा कि मैं इसको डिस्प्ले कर दूंगा, डिस्प्ले, डिस्प्ले ब्लॉक। अब ये CSS हो रही है यहाँ पर, सॉरी ब्लॉक नहीं, लाइन, ये देखें आ गया इसके साथ। क्योंकि अब इसकी मैंने डिस्प्ले टाइप ही चेंज कर दी है। मैंने बोला पूरी जगह घेरने की जरूरत नहीं है, जितनी जगह चाहिए बेटा उतनी लो। तो उसको जितनी जगह चाहिए थी, इसको जगह कितनी चाहिए थी, इतनी जगह चाहिए थी, तो उसने क्या किया, उतनी जगह ली। पर इसको मैंने क्या कर दिया था, ब्लॉक टाइप का, तो ये पूरी जगह ले रहा है, पूरी जगह घेर रहा है अपने साथ, किसी को आने नहीं दे रहा। अगर मैं इसकी ब्लॉक हटा दूं यहाँ से, अगर मैं ये डिस्प्ले टाइप वगैरह जो भी लिखा था मैं हटा दूं यहाँ से, अब ये आने देगा। ये देखो सारे इनलाइन हो गए, क्योंकि मैंने इस हेडिंग को भी इनलाइन कर दिया है। अगर मैं इसको भी चेंज करके ये जो हेयर स्टाइल हटा दूं, तो आप देखोगे ये दोबारा उसका जो बिहेवियर ब्राउजर ने सेट किया हुआ था, उसी बिहेवियर में ये दोबारा आ चुका है। तो ये था इनलाइन और ब्लॉक का जो भी था, ठीक है, डिस्प्ले टाइप जो भी मुझे बतानी थी आप लोगों को। तो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, रिएक्शन के यस थ्रू बता दें। यस सर, क्लियर है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है डिस्प्ले इनलाइन और ब्लॉक में, कि ब्लॉक क्या करता है कि पूरी साइज लेता है, पूरी विड्थ ले लेता है, और इनलाइन क्या करता है, वो जितनी उसको स्पेस चाहिए उतना लेता है। अब एक चीज और है, वो है इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। मैं कहता हूँ इनलाइन ब्लॉक को हम देखेंगे बाद में जब हम CSS पे आएंगे, क्योंकि इसमें CSS इसमें यूज होगी। इनलाइन ब्लॉक करता क्या है, अब ये जान लो कि आप अगर इनलाइन वाले एलिमेंट को कोई मार्जिन देना चाहते हो, कोई विड्थ देना चाहते हो, कोई हाइट देना चाहते हो, तो वो कर सकते हो उसके। अगर आप इनलाइन के साथ वो नहीं कर सकते,
तो आपको उस एलिमेंट को इनलाइन ब्लॉक बनाना पड़ेगा कि वो जगह तो उतनी लेगा, पर आप उसके अंदर विड्थ और हाइट को डिफाइन कर सकते हो। पर इनलाइन जो एलिमेंट्स होते हैं ना, जैसे कि मैं अगर मिसाल भी दे दूं आपको, ये स्पेन टैग है, ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, स्टाइल, अब इसकी सीएसएस में लिखना पड़ेगा क्योंकि ये सीएसएस का पार्ट है डिस्प्ले में। अब डिस्प्ले सबसे पहले मैं बताता हूँ मसला क्या है इनलाइन के साथ। इनलाइन के साथ मसला ये, मैं अगर इसको हाइट दूं तो देखें ये हाइट नहीं ले रहा है ये, ठीक है, ये हाइट नहीं ले रहा, ठीक है। विड्थ दूं इसको, विड्थ, और विड्थ भी 50 पिक्सल कर देता हूँ, ये देखें कोई भी इस पे रिएक्शन नहीं हो रहा है। अगर मैं इसकी डिस्प्ले टाइप को चेंज कर दूं, डिस्प्ले टाइप, यहाँ तो मैं इसको ब्लॉक बनाऊं, पर ब्लॉक में बनाना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि जितनी जगह चाहिए वो ले, तो मैं क्या करूंगा, इनलाइन ब्लॉक कर दूंगा इसको, इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। अब जो है इसने हाइट ले लेनी है, मुझे बैकग्राउंड कलर देना पड़ेगा इसके हाइट को देखने के लिए, बैकग्राउंड कलर और रेड कर देता हूँ इसको। ये देखें, इसको इसने विड्थ और हाइट क्यों नहीं ली, मैं देखता हूँ क्या मसला है। विड्थ और हाइट तो लेनी चाहिए इसको, ठीक है, क्या मसला हो सकता है, क्या मसला हो सकता है। डिस्प्ले लाइन ब्लॉक है, ओके है, बैकग्राउंड कलर रेड है, हाइट मैंने 20 पिक्सल की हुई है, पर हाइट ले नहीं रहा है। बेसिकली हाइट इसको लेनी चाहिए, ये हाइट क्यों नहीं ले रहा समझ में नहीं आ रहा मुझे, क्योंकि इसके डिस्प्ले टाइप मैंने क्या कर दी है, इनलाइन ब्लॉक कर दी है, तो उसको कानूनन जो है वो हाइट लेनी चाहिए, हाइट पिक्सल 23 पिक्सल, हाइट नहीं ले रहा है ये, आई डोंट नो क्या मसला है। विड्थ इसको कर देता हूँ मैं, विड्थ मैं कर देता हूँ 50 पिक्सल, विड्थ ले रहा है, ये देखो, देखो ये थोड़ा बढ़ रहा है साइज इसका, ठीक है, बहुत ही सर कम हाइट लग रही है, वेट भी ले रहा है, ले रहा है सर। बिल्कुल ले रहा है, पर ये हमें साइज जो है ना, ये इसका शायद बहुत बड़ा है स्क्रीन का, उसकी वजह से 50 पिक्सल इसको बहुत ही छोटा लग रहा है। मैं इसको चेंज करता हूँ, यार ये ऑनलाइन कंपाइलर के साथ बड़े पंगे हैं। मैं हाइट इसकी बढ़ा देता हूँ, हाइट कर देता हूँ मैं 1000 पिक्सल, ये देखे हाइट ले ली इसने हाइट मैंने रखी है इसकी 1000 पिक्सल, ठीक है। विड्थ भी मैं क्या कर देता हूँ, 500 पिक्सल कर देता हूँ, ये देखे अब ले रहा है ये, और उसकी जो है मैं हाइट को मैं 500 कर देता हूँ। अगर ये इनलाइन होता ना, अगर मैं डिस्प्ले टाइप जो है उसकी, यहाँ डिस्प्ले टाइप हटा दूं, तो बाय डिफॉल्ट क्या है, ये इनलाइन है, आप देखो नहीं ले रहा है ये, अब ये साइज नहीं ले रहा है, ये विड्थ और हाइट। तो ये विड्थ और हाइट के मसले को हल करने के लिए ही इसको इनलाइन ब्लॉक बना रहे हैं कि वो जगह तो उतनी ले रहे जितनी उसको चाहिए। अगर मैं इसके आगे कोई इनलाइन दूसरा एलिमेंट रखूं, तो ये उसके साथ आएगा, ये देखा आ गया, ठीक है। पर ये इसको हम विड्थ और हाइट दे पा रहे हैं, ये फर्क था इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक में, ठीक है। पर ये सीएसएस उसमें आ रही थी, इस वजह से मैं इस पे नहीं जा रहा था, ठीक है। सीएसएस को हम देखेंगे फिर आगे जाके अच्छी तरीके से, जब हम सीएसएस पे आएंगे, ठीक है। ये क्लियर है, इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक में क्या फर्क है, ठीक है। और फ्लेक्स और ग्रिड ये हम बाद में देखेंगे, ये फ्लेक्स और ग्रिड मैं हटा देता हूँ, ये लेआउट के पार्ट है। मतलब जब हम सीएसएस पे आएंगे ना, लेआउट वगैरह बनाएंगे, डिजाइनिंग वगैरह करेंगे वेबसाइट की, तब देखेंगे इसको। तो ये मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए। अब दूसरे टॉपिक देखते हैं हम अभी, अब लेआउट ये भी देख लेते हैं, इनकी थोड़ी झलकियां कि डिव और स्पेन क्या है। इसमें भी सीएसएस का एंगल आ रहा है क्योंकि सीएसएस से रिलेटेड है। डिव को समझते हैं पहले, डिव को समझते हैं। मैं इसकी डेफिनेशन को लेके आता हूँ डिव की। डिव की डेफिनेशन मुझे मिल जाए, एक मिनट। A generic container element used for grouping other elements and applying style to them। कि ये किसके काम आता है, डिव जो एक खाली कंटेनर है, एक डब्बा है खाली सा। डिव क्या है, एक खाली डब्बा है। वो किस लिए काम आता है कि हमें मल्टीपल एलिमेंट्स को अगर
ग्रुप करना हो, एक जगह पे रखना हो मल्टीपल एलिमेंट्स को, ठीक है। ये एज अ पेरेंट कंटेनर काम करता है, ठीक है। कि अगर पेरेंट के थ्रू हमें इसके कंट्रोल कराना हो, जैसे फ्लेक्स के थ्रू हम कराते हैं, मैंने यहाँ पर h1 रख दिया, हेलो, अब मल्टीपल एलिमेंट्स जो है मैं इसके अंदर रख सकता हूँ, ठीक है, h1, और इसके अंदर मैंने रख दिया पैराग्राफ का टैग, दिस इज माय वेब पेज, ठीक है। ये क्या है, ये div के अंदर है, पर आपको अभी दिख नहीं रहा क्योंकि div को मैंने कोई कलर, बैकग्राउंड कलर नहीं दिया, तो बैकग्राउंड कलर दे देते हैं इसको, बैकग्राउंड कलर दिखेगा नहीं वरना ऐसे, ये देखें, ये देखें। अब ये एक बात बताएं कि ये फुल विड्थ क्यों ले रहा है, इसकी क्या वजह है, कौन बताएगा? कि जो ये div है, इसको हमने बैकग्राउंड कलर दिया रेड, ये पूरी जगह क्यों घेर रहा है? सर ब्लॉक है ये। हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो, तारों का हाथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत इसको अच्छे से डिफाइन किया है, ठीक है। BSE20 आप बताएं। सर चूंकि इस एलिमेंट की जो टाइप है वो ब्लॉक टाइप है, तो वो फुल प्लेस ऑक्यूपाई कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही क्या कर रहा है कि इसकी ब्लॉक टाइप है, इसलिए ये फुल विड्थ ले रहा है, और बैकग्राउंड कलर लिया तो जितनी उसकी विड्थ है उतना ही वो कलर फैल गया उसका बैकग्राउंड कलर, ठीक है। सो div भी क्या है, एक वो है कंटेनर है जो कि एक ब्लॉक टाइप का है। अब मुझे इसकी विड्थ करनी है, मैं नहीं चाह रहा कि यार इसकी विड्थ जो है वो फुल हो, तो विड्थ में कंट्रोल कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं दे देता हूँ 300 पिक्सल। अब देखो इसकी विड्थ कंट्रोल हो गई। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो दो एलिमेंट्स है ना, ये सेंटर में आ जाए, तो उन दोनों को मैं, अगर मुझे सेंटर में लाना है, या तो मैं उनके उनके अंदर अलग स्टाइल्स लिखूं, यहाँ पर इसको भी स्टाइल लिख के सेंटर करूं, और पैराग्राफ टैग को भी स्टाइल करके सेंटर करूं। यहाँ मैं इन दोनों को एक कंटेनर में ग्रुप करूं, एक पेरेंट कंटेनर हो। पेरेंट क्यों है, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट्स इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच मारे, इसलिए क्या div क्या हुआ, इनका पेरेंट हुआ। तो मैं इस div को क्या करूंगा कि मैं बोलूंगा भाई मार्जिन मार्जिन 0 0 ऑटो, ये सेंटर करने का तरीका है, ठीक है। ये हम CSS में पढ़ेंगे। अब देखें ये भी सेंटर में आ गया, और ये भी सेंटर में आ गया। अब मुझे इन दोनों को सेंटर में लाना है इसके, तो इसके लिए भी एक प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट लाइन। ये पेरेंट के अंदर अगर इसको सेंटर लाना है, ये देखें दोनों के दोनों सेंटर में आ गए, ठीक है। तो ये CSS का पार्ट है, CSS पे हम ये सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में देख रहे होंगे। पर बेसिकली div क्या है, कंटेनर है, ये कंटेनर बना हुआ है ना, रेक्टेंगुलर शेप का ये कंटेनर है, ठीक है। और उसके अंदर हम क्या करते हैं, मल्टीपल एलिमेंट्स को ग्रुप करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर h1 को किया हुआ, p को किया हुआ, उसी तरह आप मजीद एलिमेंट्स को भी इसके अंदर ग्रुप कर सकते हो। पैराग्राफ भी क्या है, वो भी एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ये देखें, पैराग्राफ भी क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। अभी देखो सेंटर में आ चुके हैं, क्यों सेंटर में क्यों आए, क्योंकि मैंने इसके पेरेंट को टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दिया है। तो उसने क्या किया, अपने चाइल्ड को, जितने भी इसके चाइल्ड है, ये 4 चाइल्ड है, तो इसने उसको सेंटर में ला दिया है, और मैंने उस पेरेंट कंटेनर को बोला तो खुद सेंटर में हो जा। तो देखिए कितने इजी तरीके से div ने मेरा काम आसान कर दिया, वरना मैं हर किसी को अलग अलग से दे रहा होता यार, इसको भी सेंटर करो, इसको भी सेंटर करो। मैंने ग्रुप करके एक साथ सबको सेंटर कर दिया, तो सिंपल, दिस इज div, और कुछ भी नहीं, एक रेक्टेंगुलर शेप का बॉक्स होता है, कंटेनर, खाली खाली डब्बा होता है, उसके अंदर कुछ नहीं होता है। उसके अंदर हम अपने एलिमेंट्स डालते हैं ताकि हम उनको ग्रुप कर सकें। मतलब ऐसे समझे कि एक डब्बा है, उसके अंदर आपकी चीजें पड़ी हुई है, अगर आपको वो चीजों को मूव करना कराना है, सारी चीजों को, तो आप डब्बे में डाल के वो चीजें मूव करा सकते हो इजीली, बजाय कि आप सारी चीजें अलग अलग उठाओ, तो वो आपको मुश्किल लगेगा। पर आप डब्बे में चीजें डाल के उसको मूव करने जाओगे तो इजी लगेगा आपको। सो दिस वाज अबाउट div। अब स्पेन को देखते हैं। अब स्पेन भी एक डब्बा है, पर वो इनलाइन टाइप का है। div क्या था, एक ब्लॉक टाइप का डब्बा था, ये इनलाइन टाइप का डब्बा है, ठीक है। इसकी भी डेफिनेशन में लेके आता हूँ। div क्या था, ब्लॉक टाइप का था, ये है इनलाइन, मतलब जितना स्पेस चाहिए उतना ही लेगा, पर है डब्बा ये, ठीक है, ये भी एक डब्बा ही है। देखिए जेनरिक इनलाइन कंटेनर एलिमेंट, ठीक है, ये भी क्या है, कंटेनर है, पर इनलाइन टाइप का है, यूज्ड फॉर ग्रुपिंग अदर इनलाइन HTML एलिमेंट्स एंड अप्लाइंग स्टाइल्स टू देम। मतलब ये किसके लिए काम आता है, इनलाइन एलिमेंट्स के लिए। आप ब्लॉक में भी लाइन एलिमेंट
रख सकते हो, पर स्पेन यूज करने की वजह ये है कि मैं अगर डिव बनाता हूँ, डिव को छोड़े मैं क्या करता हूँ, पैराग्राफ में ही आपको बता देता हूँ। बंद करना भी पड़ेगा वरना मैं कुछ और लिख नहीं पाऊंगा। क्या करता हूँ, एक पैराग्राफ टैग बनाता हूँ, टैग, और उसके अंदर लिख देता हूँ हेलो आई एम अ फुल स्टैक डेवलपर। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि यार मैं जो है सिर्फ फुल स्टैक या सिर्फ फुल को मैं एक स्टाइल दूं, मुझे सिर्फ फुल को स्टाइल देना। फुल क्या है, एक इनलाइन कंटेंट आप ऐसा समझे, ठीक है, इसको मुझे स्टाइल देना है, तो मैं कैसे दूंगा, मैं अगर पी को स्टाइल दूं तो ये क्या करेगा, ईच एंड एवरी वर्ड को स्टाइल दे देगा। अगर मैं पी को स्टाइल दूं, इसे स्टाइल कलर, अब इसने क्या किया, टेक्स्ट कलर सारों का रेड कर दिया, पर मुझे सिर्फ इसका रेड कलर चाहिए, तो कैसे करूंगा, तो उसके लिए यूज होता है स्पेन का टैग। स्पेन का टैग जो है वो इन कामों के लिए यूज होता है कि मुझे अगर सिर्फ इसी को ही जो है स्टाइल करना हो, ये स्ट्रैक पता नहीं कहाँ से आ गया, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ यार इसकी जो स्टाइलिंग है इसका कलर कुछ और रखूं, स्टाइल स्टाइल इज इक्वल टू कलर ब्लैक कर देते हैं इसका, ठीक है। तो ये देखे इसका कलर ब्लैक हो गया, बाकी सारों का क्या है, रेड कलर है, क्योंकि मैंने जो है पैराग्राफ को एक कलर दे दिया रेड। अब मैं पैराग्राफ से कलर हटा देता हूँ, उसको मैं कलर देता हूँ रेड, रेड दे दिया, ठीक है। और मैं चाहता हूँ थोड़ा फॉन्ट भी बड़ा हो जाए, फॉन्ट साइज 24 पिक्सल, ये देखे सिर्फ इस पे स्टाइल अप्लाई हो रहा है। तो ये क्या इनलाइन है ना, ये भी एक वर्ड क्या है, एक इनलाइन की तरह ही है, क्योंकि वो जितनी स्पेस इस वर्ड को चाहिए उतनी स्पेस ले रहा है। तो ये क्या करता है, इस पे ये इन चीजों के लिए काम आता है कि आपको इन चीजों को अगर स्टाइल करना हो, किसी वर्ड को या किसी लेटर को भी, आप ए को भी स्टाइल कर सकते हो, स्पेन में डाल दो उसको, ठीक है, इसको स्पेन में डाल दो आप, ऐसे करके। पेन और style करता हूं। इसको कलर दे दो ब्लू, ये देखो इसने सबको ब्लू दे दिया, सबको नहीं देना चाहिए। ब्लू सबको क्यों दे रहा है, अच्छा ये बंद नहीं किया, बंद नहीं किया ना, देखो ये मसला कर रहा है, तो इसको बंद भी करना पड़ेगा वरना सब पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे के जितने भी होंगे अगर बंद नहीं करोगे तो सब पे अप्लाई कर देगा, तो बंद करना ये लाजमी है, ठीक है। तो स्पेन ऐसे काम करता है, स्पेन का जो टैग है वो इनलाइन एलिमेंट्स को स्टाइल करने के लिए काम आता है, ठीक है। तो ये क्लियर है आप लोगों को, ये क्लियर है सबको? यस सर। सब लोग अपने रिएक्शन से बताएं, जिसको क्लियर नहीं हुआ वो पूछ सकता है, अगेन रिपीट कर दूंगा। एक बंदे ने इसको सर रिपीट कर रहा था। रिएक्शन दे दिया है, किस चीज को, इसको रिपीट करना है। हाँ, ये जो भी स्पैन वाला नहीं बताया आपने पी टैग के साथ इसको। पेन क्या करता है कि ये इनलाइन, मतलब मैं आपको एक और एग्जांपल देकर बताता हूँ, टिव लेता हूँ मैं, ठीक है। टिव के अंदर मैं एक पैराग्राफ बना देता हूँ, हेलो आई एम फुल डेवलपर, ठीक है। तो div क्या है, कंटेनर है, ठीक है, जिसके अंदर आप और एलिमेंट्स को ग्रुप कर सकते हो। पर स्पेन क्या है, वो हम बेसिकली इनलाइन जो एलिमेंट्स होते हैं या वर्ड्स होते हैं, जैसे कि ये, मुझे अगर आई को अलग कलर देना है, एम को अलग कलर देना है, ए को अलग कलर देना है, तो वो कैसे दूंगा वो आप खुद सोचें। अगर सिर्फ पैराग्राफ उसके पेरेंट को मैं कलर दे दूं, इसके पेरेंट को मैं स्टाइल दे दूं, तो ये क्या करेगा, सब पे सेम स्टाइल अप्लाई कर देगा।
ठीक है, ये मतलब कोई भी फर्क नहीं कर रहा है किसी में भी। पर मैं चाह रहा हूँ यार हेलो का कुछ अलग कलर हो, आई का कुछ अलग कलर हो, एम का कुछ फॉन्ट साइज अलग हो, इसका कुछ मतलब हर किसी की अपनी स्टाइलिंग करूँ मैं। तो वो उसके लिए हम यूज करते हैं इस पेन का। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा वेबसाइट की जो मैंने बनाई थी एक। ठीक है, ठीक है। अब इसको मैं चाह रहा हूँ कि यार इसको मैं सिर्फ हेलो को जो है ना इसका साइज बड़ा कर दूं, फाइल, और फॉन्ट साइज सिर्फ हेलो का मैं वो कर दूं 32 पिक्सल। तो आप देखोगे, ये देखिए हेलो का साइज कितना बड़ा हो गया, और सबका छोटा है पर हेलो का बढ़ गया। और मैं कहता हूँ कि भाई हेलो का जो है कलर भी ब्लैक कर दो, चेंज कर दो। ये देखिए कलर भी ब्लैक हो गया और वो साइज में भी बढ़ गया। अब इसको प्रैक्टिकली हम देख लेते हैं। ठीक है, मैंने एक वेबसाइट बनाई थी, मेरे पौने लिंक याद नहीं, मैं गिटहब पे मैंने इसको डाला हुआ है, 1 मिनट मुझे दे, तो उससे शायद आपको क्लियर हो जाएगा कि ये किस काम के लिए यूज होता है। उस पर मैंने यूज किया हुआ है इसका। इंटरनेट थोड़ा मेरा स्लो चल रहा है तो उसके लिए माजरत, ओपन होने दें। पर ये जो क्लियर है ना, मतलब डिव क्या है, डिव तो क्लियर है सबको। डिव क्या है, खाली डब्बा है जिसके अंदर आप दूसरे एलिमेंट्स को रख सकते हो, फिर उनको अपने हिसाब से आप मूव करा सकते हो, उनके कुछ भी कर सकते हो। वो क्या एज अ पेरेंट कंटेनर के तौर पे काम करेगा। कौन सा था, फाइंड जॉब पोर्टल, ये नहीं था, पोर्टफोलियो रनिंग पेज चाहिए था। ठीक है, ये रहा। अब आप देखें, नजर आ रहा है आपको, ये दिख रही है वेबसाइट, आई एम अ फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन डेवलपर। यस सर दिख रही है। अब आप देखें मैंने क्या किया हुआ है, कि मैंने सिर्फ इस वेब डेवलपर को एक अलग कलर दिया हुआ है। देख रहे हो, आई एम स्टैक फुल स्टैक वेब डेवलपर, ये कैसे दिया हुआ है मैंने, ये मैंने स्पेन टैग लगाया हुआ है इसके ऊपर। अगर मैं इसका कोड भी दिखाऊं आपको, इंस्पेक्ट एलिमेंट करके, ठीक है, स्पेन टैग मैं अगर इस पे दिखाऊं आपको, और जो है इस साइड पे जाऊं, ये देखो मैंने किस में रखा हुआ है इसको, स्पेन के अंदर रखा हुआ है। ये देखो वेब एप्लीकेशन को किस पे रखा हुआ है मैंने, स्पेन के अंदर रखा हुआ है। वो क्यों रखा हुआ है, क्योंकि मुझे इस वेब एप्लीकेशन को अलग कलर देना था, तो इसकी वजह से मैंने इसको स्पेन में रखा हुआ है। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा ये स्पेन क्यों यूज करते हैं और डिव क्यों यूज करते हैं। क्लियर है सबको। यस सर। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या था, लेआउट भी हो गया हमारा। ठीक है, जब हम सीएसएस पे आएंगे तो सारी चीजों को हम फिर अच्छे तरीके से देख रहे होंगे। अब इसको देखते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को, ये बहुत इजी है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, ठीक है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, इसकी डेफिनेशन मुझे मिल जाए अगर, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग तो heading element has a 6 level of heading. These elements are used for event document. ठीक है, पैराग्राफ है, पैराग्राफ, टेक्स्ट, ठीक है, ये अलग है, ये अलग है। HTML is various type of, ठीक है, इसको भी अलग कर देते हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में क्या क्या चीजें आती हैं, उसमें मतलब ये हेडिंग्स आती हैं, उसमें पैराग्राफ्स आते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग मतलब आप उसको कैसे फॉर्मेट, बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, ठीक है, अंडरलाइन भी कर सकते हो। वो पहले हम इसके थ्रू ही किया करते थे, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन,
अब CSS के थ्रू सारी चीजें हो रही होती हैं, कैंडल लाइन करना है तो CSS के थ्रू करो हर चीज। स्टाइलिंग का जो पार्ट है वो पहले हम HTML के अंदर भी थोड़ा बहुत इसमें एलिमेंट था, HTML में भी ना उनका स्टाइलिंग का, तो अब इतना यूज होता नहीं है। तो हेडिंग देख लेते हैं कि हेडिंग क्या है। HTML में 6 तरीके की हेडिंग्स है। HTML में क्या है, 6 तरीके की हेडिंग्स है। हेडिंग 1, ठीक है, H1 से लेकर H6 तक। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। उनके साइज में फर्क होगा, ठीक है, साइज में आपको फर्क दिखेगा। H3, H4, H5 और H6, ठीक है। इसमें क्या फर्क हो रहा है कि इसके साइज में फर्क है। H3, H4, H5, ये देखें। मुझे यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा टू हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6। अब आप देखें ये 6 तरीके की हेडिंग्स HTML में अवेलेबल है, ठीक है, बस इनके साइज में फर्क है और कुछ भी नहीं है। पर SEO के लिए भी ये बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आपके पर पेज में एक ही H1 होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप हर हेडिंग को H1 बना देते रहो, ऐसा नहीं होना चाहिए। H1 हेडिंग जो है गूगल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सर्च इंजन के लिए, ठीक है। वो इसी के बेसिस पे आपके कंटेंट को रैंक कर रहा होता है कि अगर आपकी हेडिंग प्रॉपर है तो उसको पता लग जाएगा कि भाई ये कंटेंट किस बारे में है, उस हेडिंग को देख के। तो आपके वो कंटेंट को अच्छी तरीके से गूगल पे रैंक करा सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिस्ट ये लिखा था, कुछ लिस्ट ऑफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखें HTML ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स, ये कोई टाइटल होगा या कोई इसमें हेडिंग होगी, ठीक है, H1 होगी ये मोस्ट प्रोबेबली। तो ये सर्च इंजन में काम काम में आती है। पर देखिए साइज का फर्क है, ये H1, H2, H3 और कुछ भी नहीं है। आप हेडिंग्स बना सकते हैं जो अपनी वेबसाइट में हम हेडिंग लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, पैराग्राफ। पैराग्राफ तो ऑलरेडी देख चुके हो, पैराग्राफ तो आप ऑलरेडी देख चुके हो। पी का टेक्स्ट से बनता है वो, उसके अंदर आप अपना कंटेंट लिखते हो, कुछ भी आपको लिखना हो, ठीक है, कुछ भी। अगर देखो लोरम का मुझे ये दे रहा है तो लोरम का यहाँ नहीं दे रहा है, ठीक है। वो डमी टेक्स्ट होता है लोरम बेसिकली, मुझे ऐसा लिखना नहीं पड़ेगा। वो डमी टेक्स्ट में लिखूंगा लोरम इंटू 50 लिखूंगा, 50 वर्ड डमी टेक्स्ट मुझे दे देगा 50 वर्ड का, ठीक है। तो ये पैराग्राफ है, आप इसके अंदर कुछ भी लिखते हो तो एज ये पैराग्राफ कंसिडर होता है। ये होता तो ये डब्बा ही है खाली, पर इसकी कुछ स्टाइलिंग ब्राउजर ने कर रखी है सिंपल। इसके बाद ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। अब ये क्या है, ये पैराग्राफ के अंदर मैंने लिखा है हेलो, हाउ, हेलो, हेलो, हाउ आर यू, ठीक है। अब एक टैग हमारे पास होता है बोल्ड नाम का, जिसको हम P से दिखाते हैं। अब आप देखिए क्या कर रहा है, इसको बोल्ड कर रहा है, बस सिंपल इसको बोल्ड कर रहा है। पर अब इसकी यह जगह पे यूज होता है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। बोल्ड अब इतना यूज होता नहीं है, क्योंकि ये भी आपकी वेबसाइट की उसके यूज होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए, कि आप SEO के लिए बोल्ड की जगह B की जगह स्ट्रॉन्ग का टैग यूज करो। क्योंकि इसको जो स्क्रीन रीडर्स होते हैं उसके लिए ये बड़ा यूजफुल होता है, कि वो जो स्क्रीन रीडर होता है, जो पढ़ रहा होता है स्क्रीन रीडर, तो उनको वो ये जो वर्ड होता है उसको जोर से पढ़ के सुनाता है, मतलब उस पर ज्यादा एम्फेसिस करता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। तो उसके लिए इसके बाद एक और टैग है, इसको हम कहते हैं आई का टैग, इटैलिक टैग। मतलब इसको हमारे जो वर्ड को वो इटैलिसाइज कर देगा, ये देखें, इसको टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। अब इसकी जगह भी एक अल्टरनेटिव आ गया इसका, जिसको हम EM बोलते हैं, और उसकी वजह भी यही है जो मैं बता चुका हूँ, कि ये सर्च इंजन के लिए मायने रखते हैं, ठीक है। फर्क कोई भी नहीं दिखेगा आपको बोल्ड और इटैलिक में, ठीक है। बोल्ड और स्ट्रॉन्ग में और इटैलिक और एम्फेसिस में, पर ये सर्च इंजन के लिए ये ज्यादातर यूजफुल होता है। तो ये क्या है, जो है फॉर्मेटिंग टैग्स है ये, ठीक है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। अब इसमें एक अंडरलाइन का भी आता है, तो अंडरलाइन का देख लेते हैं। वो अंडरलाइन लगा देगा, ठीक है, ये अंडरलाइन यू के नाम से आता है। इसके अलावा एक डिलीट का भी टैग आता है, जो एक कट लगा देता है, डिलीट,
बंद करता हूँ TL। ये देखिए इसको कट लगा दिया इसने, बीच में से काट दिया। सो ऐसे काफी है, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स तो आपके पास आ जाएंगे टैग्स इन HTML, सारी लिस्ट आ जाएगी आपके पास। मैं W3 स्कूल में जाऊं, ये देखिए इतने सारे हैं, ठीक है, ये इतने सारे टैग्स हैं, तो उनका अलग अलग पर्पज होता है, तो आप देख लीजिएगा उसको। ये देखिए, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, ठीक है। स्मॉल से स्मॉल टेक्स्ट बन जाता है, मार्क से मार्क टेक्स्ट बन जाता है, इम्फेसिस हम देख चुके हैं, इटैलिक, इम्फेसिस और इटैलिक दोनों सेम सेम है, पर वो SEO के लिए हम ज्यादातर इम्फेसिस को यूज कर रहे होते हैं। इसके अलावा ये बोल्ड और स्ट्रॉन्ग टेक जो है वो सेम सेम है, पर ये भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम स्ट्रॉन्ग का यूज करते हैं। इसके बाद सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट के ये भी देख लेते हैं। सब स्क्रिप्ट जो है वो क्या है, मैं एक पैराग्राफ बनाता हूँ और उस पर मैं लिखता हूँ H2O। अब देखिए H2O कैसे आ रही है, जो वाटर का जो फार्मूला है वो देखो कैसे आ रहा है। पर मैं चाह रहा हूँ कि यार ये जो हमें साइंस की बुक में पढ़ाया गया वैसा दिखे, तो मैं क्या करूंगा, इसको सब टेक के अंदर 2 को रख दूंगा, सब, तो ये नीचे आ जाएगा। सिर्फ 2 को मुझे सब टेक के अंदर रखना है, तो आप देखोगे ये क्या हुआ, देखे ये 2 नीचे आ गया, ठीक है, 2 ये नीचे आ गया। उसी तरह अगर मुझे इसको ऊपर रखना है तो मैं रखूंगा सुपर SUP, ये देखिए ऊपर आ गया, ठीक है, तो सिंपल, और इसमें कुछ है नहीं। तो दीज वर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। अब देखते हैं आगे क्या है, उम्मीद ये क्लियर होंगे, इसमें था कुछ भी नहीं। और ये सारी चीजें अब हम CSS के थ्रू कर रहे होते हैं, ठीक है। टेक्स्ट अलाइनमेंट, जो मैंने वो टेक्स्ट अलाइन सेंटर लिखा था ऊपर, कि वो सेंटर में लेके आ रहा था, वो CSS का पार्ट है। ये टेक्स्ट अलाइनमेंट है ना, और मैं ऊपर लिख के जाऊँ इसको, टेक्स्ट अलाइन मैंने कहाँ पे किया था, ये देखिए टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो ये CSS का पार्ट है, मतलब वो जो सेंटर में लेके आ रहा था उसके पेरेंट के कंटेनर के अंदर अपने चाइल्ड को, ठीक है। तो ये हमारा पूरा हो गया। अब आगे देखते हैं आगे क्या है, लिंक्स इन HTML, ये भी देख लेते हैं, ये भी बहुत आसान है। वो जो लिंक्स हम बनाते हैं एंकर टेग के थ्रू, हाइपर टेक्स्ट जो बनाते हैं, लिंक या हाइपर टेक्स्ट बोल सकते हो दोनों को। तो मैं कमेंट कर देता हूँ, अगर इसकी डेफिनेशन मुझे मिल जाए। ठीक है, anchor tag, the element is used for creating links, link to other pages, to link to other pages on the same website. The href attribute of a element can be set to the URL of this page, ठीक है। linking to other websites, कि आप सेम उसी वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस को लिंक करा सकते हो, ठीक है, उसी टैग के थ्रू। आप जो है डिफरेंट वेबसाइट्स को लिंक करा सकते हो, जैसे कि हमने गूगल की देखी थी, ठीक है। उसके अलावा आप स्पेशल भी इसमें होते हैं कि आप जब क्लिक करोगे तो आपका मेल बॉक्स खुल जाएगा, जो आपके कंप्यूटर में डिफॉल्ट जो मेल सेंड करने के लिए होता है, तो उसके लिए हम यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं एक एग्जाम्पल में। तो एंकर टैग इसको कहते हैं, एक टैग के थ्रू बनता है, ठीक है। फिर इसमें एक एट्रीब्यूट लगता है href का। अब इस href में हमें वो लिंक देनी पड़ती है जो आप करना चाह रहे हो। तो मैं चाह रहा हूँ कि यार गूगल को मैं ओपन करूँ, तो मैं क्या करूँगा, www.google.com। अब ऐसे दिखेगा नहीं जब तक मैं यहाँ कुछ लिखूंगा नहीं, तो मैंने यहाँ लिखा गूगल, तो ये देखे। अब इस पे जब क्लिक करूंगा तो ये इसी पेज पे रिफ्रेश हो जाएगा। तो मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि इसी पेज पे रिफ्रेश हो, मैं कह रहा हूँ कि नेक्स्ट पेज पे खुले, तो मैं कर दूंगा टारगेट ब्लैंक, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था एट्रीब्यूट। अब इस पे क्लिक करूंगा तो इसको दूसरे पेज पे खुलना चाहिए, ये शायद ऑनलाइन कंपाइलर की वजह से नहीं खुल रहा, ठीक है, ये अलाउ नहीं कर रहा हमें खोलने के लिए। पर इस पे जब क्लिक करूंगा ना, लाइक दिस, अगर मैं यहाँ पर विकिपीडिया में जाऊँ, आपको यही से एग्जाम्पल दे देता हूँ, ठीक है। अब देखें ये लिंक बनी हुई है, ये किससे बनी हुई है, ये एंकर टेग के थ्रू बनी हुई है, ये भी। अब इस पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, ये देखिए इसने मुझे दूसरे पेज पे लेके आ गया। इस पे क्लिक करूंगा
तो दूसरे पेज पे चला गया, दूसरा पेज आ गया, इस पे क्लिक करूंगा तो ये तीसरा पेज आ गया। ठीक है, अब वो जो था ना उसके अंदर के टारगेट ब्लैंक, तो इसी पे देख लेते हैं। मैं इसकी सीएसएस को भी छेड़ सकता हूँ। ठीक है, चलो थोड़ा खेल के देखते हैं इससे। मैं क्या करता हूँ, मैं इस पे जो है, ये देखें एक का टैग लगा हुआ है और पेज रेफ का एट्रीब्यूट दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि इसके जो इसकी जो एट्रीब्यूट है इसको छेड़ता हूँ मैं, एडिट एज एचटीएमएल, और उसके अंदर मैं जाऊंगा, लिखूंगा टारगेट। अभी टारगेट क्या सेल्फ है कि वो अभी ये बाय डिफॉल्ट ये कि उसी पेज को रिलोड कर रहा है। मैं चाहता हूँ उसी पेज को रिलोड ना करे, ये दूसरे पेज में खुले। अभी क्या करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा ना, आप देखना इस पे जब क्लिक करूंगा तो क्या होगा, ये दूसरे पेज पे खुल जाएगा। ये देखें दूसरे पेज पे खुल गया। अब वो उसी पेज को रिफ्रेश नहीं कर रहा, ये क्या कर रहा है, दूसरे पेज पे खोल के दे रहा है, दूसरे टैब के अंदर खोल के दे रहा है। पर इस पे क्लिक करूंगा तो ये देखें उसी पेज पे रिफ्रेश होता है। तो उसी वजह से मैंने ये टारगेट ब्लैंक लिखा हुआ है। टारगेट ब्लैंक लिखने की वजह ये कि वो दूसरे पेज पे, दूसरे टैब पे खुले, उसी पेज को रिफ्रेश ना करे, उसी टैब को रिफ्रेश ना करे। सिंपल ये। तो ये सिंपल ऐसे कर सकते हो। तो उसमें एब्सोल्यूट यूआरएल और रिलेटिव यूआरएल का होता है। रिलेटिव यूआरएल ये है कि आप डायरेक्ट पूरा पूरा का पूरा एड्रेस दे रहे हो। ठीक है, और रिलेटिव क्या होगा कि आप बस उसका नाम लिख दो गूगल, पर उसके लिए वो आपकी फाइल भी आपके यहाँ आपके ब्राउजर में होनी चाहिए, आपके जो प्रोजेक्ट में वो फाइल होनी चाहिए, तभी जाके वो रिलेटिव में काम करेगा। ठीक है, तो प्रेफर यही किया जाता है कि आप एब्सोल्यूट यूज करें, वरना आप फिर अपनी फाइल्स को उसी तरह से मैनेज करें अगर आप रिलेटिव यूआरएल्स को यूज करना चाह रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया। टू अदर पेजेस देख लिया हमने। टू, ठीक है, टू अदर पेजेस हो गया कि उसी वेबसाइट के, ये इसी वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस खुल रहे हैं ना। उसी तरह अगर मैं दूसरी वेबसाइट खोलना चाहूँ, मैं चाहता हूँ कि स्टाइल शीट में जाके इसके साथ वापस छेड़छाड़ करता हूँ। ठीक है, ये एक्चुअली नहीं हो रहा होता है, बस ये हमारे लिए है, हम हो रहे होते हैं। ठीक है ना, बैक एंड पे इसके सर्वर पे कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमारी टेस्टिंग वगैरह के लिए होता है। ये देखिए स्ट्रॉन्ग का टैग दिख रहा है, यहाँ पर भी यूज हो रहा है। ये देखिए इस यहाँ पर यूज हो रहा है ये। तो ये सारी चीजें देखो प्रैक्टिकली यूज होती हैं रियल लाइफ में, ये ऐसी वैसी चीजें नहीं है। इसमें हम ऐड करते हैं एडिट एचटीएमएल, और उसकी जो लिंक है, अब ये देखो ये है रिलेटिव यूआरएल, यूआरएल ये फुल यूआरएल नहीं है। अब ये जो फाइल है इसके किसी ना किसी उसमें सेव होगी सर्वर में, किसी ना किसी फोल्डर में जो उसके रिलेटिव होगा। ठीक है, ENUS का कोई फोल्डर बना होगा। ठीक है, फिर डॉक्स का नाम का उसके अंदर कोई फोल्डर होगा, फिर वेब नाम का उसके अंदर कोई फोल्डर होगा, मतलब फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर, फिर लास्ट में स्टाइल शीट होगी। ठीक है, तो उसने यहाँ पर रिलेटिव यूआरएल यूज किया। मैं ये चाहता हूँ यार जो है गूगल खुल जाए इस पे जब क्लिक करूँ, www.google.com। मैं क्या कह रहा हूँ कि यार इस पे क्लिक करूँ, इस पे जब क्लिक करूँ गूगल खुले। अब मैं इस पे टारगेट ब्लैंक नहीं लगाता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये पेज रिफ्रेश हो जाए। अब आप देखना, इस पे क्लिक करूंगा तो लिंक शायद सही से लगा नहीं है। ठीक है, लिंक जो है वो सही से लगा नहीं था, तो दोबारा लगाते हैं, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। तो वो स्लैश नहीं डाला आपने शायद। जी जी, स्लेश की वजह से ही होगा ना। इसको तो दोबारा एडिट कर लेते हैं, मसला ही नहीं है कोई। एडिट एज एचटीएमएल, और मैं इसको https www.google.com, और टारगेट भी लगा ही देते हैं, दूसरे पेज पे खोलते हैं। ठीक है, टारगेट ब्लैंक कर देते हैं। ओके हो गया। अब इस पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे गूगल का पेज खोल देगा। ये देखें आगे google.com। ठीक है, इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे ये google.com का पेज खोल के दे रहा है। अब ये पता नहीं कैसा होम पेज आ गया है, आई डोंट नो, बहरहाल जो भी है। पर ठीक है, अब इसको अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखना, इस पे क्लिक करूंगा तो उसकी पेजेस खुल रहे होंगे, क्योंकि ये इसके सर्वर पे चेंजिंग नहीं होती, बस हमारे ब्राउजर में टेस्टिंग वगैरह के लिए यूज हो रही होती है। ठीक है, तो ये लिंक्स का भी हो गया। अब इसके बाद एक और चीज भी इसमें है कि ये क्या लिखा हुआ है कि आप इसके अंदर ईमेल एड्रेस भी खोल सकते हो, ईमेल एड्रेस वगैरह। तो उसका मकसद ये है कि अगर मैं आपको यही दिखा दूं एंकर टैग में ईमेल को खोलने का तरीका,
href मेल टू ऐसा ही कुछ लिखते हैं, एक मिनट देखते हैं, आ जाएगा खुद ही। मेल टू इनका टैग नेट काफी स्लो चल रहा है मेरा। अब आप देखें, ये मैं दिखाना चाह रहा था बेसिकली, ठीक है, ये मैं दिखाना चाह रहा था, ये क्या एंकर टैग है, पर इसके href में देखे एक चीज स्पेशल लगाई हुई है मेल टू के नाम से। मेल टू, फिर ये कॉलन लगाया हुआ है, इसके बाद हम जिस पे मेल अपनी भेजना चाह रहे हैं उसका दिया हुआ है। अब इस पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक ये देखें मेल का बॉक्स आ गया कि भाई आप इस पे सेलेक्ट करो पहले। अब मुझे ये पूरा एक देगा सिस्टम कि आप जो है, ये देखो someone@example.com, ये मुझे दिखा रहा है कि यार आप इसको ईमेल भेजना चाह रहे हो, ठीक है। तो सिंपल ये जो जो भी इसके अंदर लिखा होगा, ये वहाँ ईमेल भेजने के लिए आपको पूरा एक डब्बा दे देगा, पूरा एक सेटअप तैयार करके दे देगा आपको बेसिकली। ये जो है ये मेल टू, तो ये स्पेशल तरीके का होता है इसके अंदर। बाकी आप ये गूगल, ये W3 स्कूल की वेबसाइट से देख सकते हो सारी चीजें। तो ये भी हो गया हमारा, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को? ये जो हम देख रहे थे अभी, लिंकिंग टू ईमेल एड्रेसेस टू क्रिएट अ लिंक दैट ओपन यूजर्स ईमेल क्लाइंट विथ अ प्री-फिल्ड ईमेल, ठीक है। द href एट्रीब्यूट ऑफ द एलिमेंट कैन बी सेट टू मेल टू, ठीक है। और पीडीएफ को खोलने के लिए हम सिंपल वही उस पीडीएफ का लिंक दे देते हैं, सिंपल। तो ये एक्स्ट्रा लाइन लिखने की जरूरत नहीं थी बेसिकली। अब लास्ट और नॉट द लीस्ट, इमेजेस। क्या आप अपनी वेबसाइट में इमेजेस को कैसे एडिट करते हो, ठीक है, या बहुत ज्यादा कर रहे होगे? इमेजेस को एड करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, सिंपल एक इमेज नाम का टैग आता है, ठीक है। अभी क्या कहता है सबसे पहले कि इमेज नाम का टैग ले आओ, तो इमेज का टैग। अभी ये कौन बता सकता है कि इमेज का टैग किस टाइप का टैग है? ये कौन बता सकता है? ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि इमेज का जो टैग है वो किस टाइप का टैग है। ये भी इनलाइन टैग इनलाइन। जी जी इनलाइन टैग है ये। ठीक है, इनलाइन टैग तो है, पर मैंने इसका क्लोजिंग टैग नहीं लिखा है। ये लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने, इसका सर मैंने ये itself क्लोजिंग जो है वो टैग लिखा ही नहीं। सेल्फ क्लोजिंग है या एम्प्टी टैग, ठीक है, इन दोनों में से आप इसको एक समझ सकते हैं, ठीक है। सेल्फ क्लोजिंग एंड एम्प्टी टैग इसको कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हमें आउटपुट एट्रीब्यूट देने पड़ते हैं, एट्रीब्यूट देने पड़ते हैं। सबसे पहले जो एट्रीब्यूट है हम देते हैं इसमें एसआरसी का, सॉरी एशरीफ नहीं, एसआरसी मतलब सोर्स बताओ कि भाई कौन सी इमेज दिखानी है। तो सोर्स, ठीक है, एट्रीब्यूट दे दिया। अब मैं कोई भी इमेज गूगल से ले लेता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई मुझे रैंडम इमेज, मतलब कोई भी इमेज दे दो, रैंडम इमेज, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसकी जो एड्रेस है, कॉपी इमेज एड्रेस को, मैं डाउनलोड नहीं करना चाह रहा इसको यार, मैं चाहता हूँ बस मुझे एड्रेस दे दो, मैं डायरेक्ट अपनी वेबसाइट में इसको लगाना चाहता हूँ। तो ये एड्रेस आ गया, ये देखें इमेज मेरे पास यहाँ पर शो हो गई। अब इसके अंदर दो तीन एट्रीब्यूट और भी आते हैं कि विड्थ आप दे सकते हो, इसकी विड्थ बता सकते हो कि मैं यार इसको 300 पिक्सल रखना चाहता हूँ या 500 पिक्सल। तो ये क्या एट्रीब्यूट है इसका, HIGHT हाइट, इसकी हाइट में देना चाहता हूँ 600 पिक्सल, 600 लिख दो बस, पिक्सल वो खुद ही समझ लेगा। तो ये हम बेसिकली CSS से कर रहे होते हैं, पर ये इन्होंने हमें दिए हुए हैं। इसके बाद एक और टैग आता है ALT टैग, अल्टरनेट टेक्स्ट जिसको कहते हैं। तो ये किसकी है, आटोक। अब इसका मकसद ये है कि अगर आपकी इमेज लोड नहीं होती है ना, तो आपको ये टेक्स्ट जो है वो दिखाई देगा। अगर मैं इसमें कोई गलती कर दूं इसकी एड्रेस में, तो आप देखोगे ये इमेज गायब हो जाएगी, ये इमेज गायब हो जानी चाहिए, और इसकी जगह पे ये टेक्स्ट आ जाना चाहिए, आटोक। ये मुझे दिख नहीं रहा, क्यों नहीं दिख रहा, पर बेसिकली ये टेक्स्ट जो है वो दिखता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं किसी भी वेबसाइट से, इसमें तो शो नहीं कर रहा मुझे, बहरहाल कोई भी वेबसाइट खोल लेते हैं, ओपन इमेज इन न्यू टैब, इसमें देखते हैं एक मिनट के लिए। ओपन इमेज नहीं करना था मुझे,
और फिर लिंक टैप करना था। ठीक है, अब इसका कोई ना कोई इन्होंने अल्टरनेटिव टेक्स्ट जरूर दिया होगा, इसका कोई ना कोई अल्टरनेटिव टेक्स्ट जरूर दिया होगा। तो वो देखने के लिए मैं जाऊंगा इंस्पेक्ट में और मैं इस पे करूंगा हवर। मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा। अब ये मुझे हवर नहीं करने दे रहा, क्यों नहीं करने दे रहा, क्या मसला है? बहरहाल मैं अपनी वाली वेबसाइट खोल लेता हूँ 1 मिनट के लिए। ठीक है, इसको एसवीजी को, जो इमेज है, ठीक है, अब ये देखें, इस पे मैंने क्या दिया हुआ है, हीरो इमेज। अगर मैं इसका जो है एडिट एज एचटीएमएल और इसकी जो है कुछ गलती कर देता हूँ इसके सोर्स में कि इमेज लोड ही ना हो, तो क्या मेरे पास शो होगा? ये देखिए क्या आ गया, हीरो इमेज। ये चीज दिखाना चाह रहा था कि अगर इमेज लोड नहीं होती है ना, तो जो आप एएलटी में लिखते हो ना, या मैंने एएलटी में क्या लिखा हुआ, हीरो इमेज। ठीक है, हीरो इमेज में यहाँ कुछ भी लिख देता हूँ, तो अब देखो ये आ गया। तो ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है कि अगर आपकी इमेज लोड नहीं हो रही तो क्या हो, उसकी जगह पे ये टेक्स्ट लोड हो जाए, अ डॉग। ठीक है, तो अभी जो है मैं, इसका एड्रेस क्या था यार, अब मैंने इसको सही कर दिया, अब नहीं दिखेगा वो अल्टरनेटिव टेक्स्ट। ठीक है, तो अल्टरनेटिव टेक्स्ट इसीलिए होता है कि अगर आपकी इमेज लोड नहीं हो रही हो किसी भी वजह से, तो आपका ये टेक्स्ट उसी जगह पे शो हो जाए कि इस इमेज, ये किस चीज की इमेज यहाँ पर होनी थी, जो अभी दिख नहीं रही। ठीक है, तो ये भी एट्रीब्यूट्स भी हमने देख लिया, साइज का देख लिया, अलाइनमेंट का देख लिया। ठीक है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट देख लिया हमने, ये डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं। इसके बाद इमेज फॉर्मेट है कि ये, अभी मैंने तो मतलब इसको ऑनलाइन यूज किया हुआ है ना, मैं अपने पास सेव कर दूंगा तो वो किसी ना किसी फॉर्मेट में होगी, जैसे जेपीजी हो गया, पीएनजी हो गया, जीआईएफ हो गया, ईटीसी ईटीसी। ठीक है, तो वो सोर्स मुझे याद देना पड़ेगा, सोर्स मतलब उस इमेज का एड्रेस, ये इमेज कहाँ पर रखी हुई है, सिंपल। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट इमेज। सो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा अभी। तो आज के लिए इतना ही था। ठीक है, ये कोड जो है मैं इसको गिटहब पे मैं पुश कर दूंगा। ठीक है, अब कोई आपका सवाल हो तो पूछ ले। सर गिटअप के हवाले से भी थोड़ा अगर ट्यूटोरियल हो जाए तो। गिटहब पे इंशाल्लाह मैं एक सेशन रखूंगा, मैं सोच रहा हूँ जल्दी गिटहब पे जो है सेशन लेके आऊँ। हाँ, उसको जरा डिटेल में ये आज के, डिस्कस। गिटहब बहुत इजी है यार, उसमें मतलब कुछ भी नहीं है ऐसा, मतलब कुछ कमांड्स आपको याद याद रखनी है कि कैसे पुश करना है, कैसे आपको क्लोन करना होता है, कैसे आपको कमिट करना पड़ता है, कैसे आपको उसको स्टेजिंग एरिया में लेके जाना पड़ता है। तो वो सारी चीजें उसमें देखनी पड़ती है। बहरहाल मुझे ये बताएं, इसमें से कोई सवाल है जो आज पढ़ा था हमने? किसी का कोई सवाल? हर चीज क्लियर है सबको? मैं सवाल पूछूं? ठीक है, आई विल आस्क सम क्वेश्चन अबाउट जो आज पढ़ा था हमने। मुझे बताएं कि अल्टरनेटिव टेक्स्ट ये क्या होता है? इमेज में जो इसका एट्रीब्यूट है एएलटी, वो किस लिए यूज होता है? अगर इमेज सर लोड नहीं होती तो जो टेक्स्ट हम लिखते हैं फिर वो शो होता है, फॉर सम रीजन, कि कोई भी कनी जरा, रीजन। ठीक है, कनी जरा आप बताएं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एट्रीब्यूट के बारे में बताएं कि एट्रीब्यूट क्या होता है। कौन बता सकता है? सिर्फ हाथ अपना जो है वो हैंड रेस करे कि व्हाट इज एट्रीब्यूट, एन एचटीएमएल एलिमेंट या टैग। एट्रीब्यूट क्या चीज होती है? इब्राहिम खान जी, बताएं। सर ये एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है टैग के बारे में। इंफॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि एंकर टैग में अगर मुझे ईमेल का जो है बाय डिफॉल्ट जो बॉक्स आता है वो लाना हो तो कैसे लाऊंगा? उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा मुझे? अहमद सुफियान बताएं जी।
उसके लिए email to का जो है हमें लगाना पड़ता है, फिर जो आगे email लिख देते हैं। ठीक है, जबरदस्त हो गया, बेहतरीन। वो क्या करेगा अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो? वो जो email जो तो जब हमने क्लिक, दिया होगा फिर वो बता देगा इस email पे जो आप भेज सकते हैं। आपकी जो कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर होता है ना ईमेल भेजने वाला, उसको ओपन करेगा, उसके जो टू वाला पार्ट है ना, किसको ईमेल भेजनी है, वो ईमेल डाल देगा उसमें, सिंपल। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि इनलाइन और ब्लॉक में क्या फर्क है? जी इब्राहिम बताएं। सर ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो होते हैं वो पूरी जगह घेरते हैं जितनी स्पेस उनको मिलती है, और इनलाइन जो होते हैं ना वो पूरी जगह नहीं घेरते, अपने साथ दूसरे एलिमेंट्स या टैग को भी अपने साथ जगह देते हैं। इनलाइन ब्लॉक और इनलाइन में क्या फर्क होगा फिर? इनलाइन ब्लॉक किसी और से पूछता हूँ। जी जी एक मिनट, कनी जरा आप बताएं कि इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक में क्या फर्क है? यस E20 आप बताएं। सर इनलाइन में मतलब लाइनिंग कर सकते हैं, और वो जो दूसरा वाला इनलाइन ब्लॉक उसमें हम हाइट और वेट अप्लाई कर सकते हैं। दोबारा बताएं। सर इनलाइन में हाइट और वेट अप्लाई नहीं हो पाती, और वो जो दूसरा वाला ठीक है, अप्लाई हो पाती। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, डिव और स्पेन में क्या फर्क है? कौन बताएगा डिव और स्पेन में? डिव एंड स्पेन में क्या फर्क है, कौन बताएगा? अहमद सुफियान बताए, डिफरेंस बिटवीन डिव एंड स्पेन। सर div जो है एक ब्लॉक लाइन टैग है, और इसमें अगर हम कोई कंटेंट लिखते हैं तो पूरी जगह घेर लेता है, और स्पैन जो है वो इनलाइन है, वो जो हम उसमें कंटेंट लिखते हैं वो उसके साथ भी हम दूसरे एलिमेंट्स को हम लिख सकते हैं, दूसरे टैग्स को। फिर पैराग्राफ और उसमें क्या फर्क हुआ फिर? किसमें सर? डिव में पैराग्राफ भी तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है ना, तो सर डिव और उसमें क्या फर्क हुआ? div बेसिकली एक कंटेनर है जो कि बहुत सारे एलिमेंट्स का एक ग्रुप है, सारे एलिमेंट्स का ग्रुप बना के जो है हम उसको div में एज अ सेव रखते हैं। मतलब एज अ पेरेंट एलिमेंट उसको यूज कर सकते हो। जी ठीक है। डिव जो है पेरेंट कंटेनर काम करेगा दूसरे एलिमेंट्स के लिए, फिर आप उसको अपने हिसाब से अलाइन कर सकते हो, उसके चाइल्ड को, जितने भी उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे उसके चाइल्ड होंगे, उसके एलिमेंट वगैरह, उसको कलर देना, कुछ भी वो आप कंट्रोल कर सकते हो उसको। बेसिकली आपके पास कंट्रोल आ जाता है। ठीक है। कितने तरीके की हेडिंग होती है, कौन बताएगा HTML में? कौन बताएगा कितने तरीके की हेडिंग्स होती हैं? 3 जनों ने हाथ खड़ा किया हुआ है, तो किससे पूछूं? तनीज आप बताएं। आप हाथ खड़ा कर रही हैं पर बता नहीं रही। चलिए इब्राहिम भाई आप बताएं। सर 6 टाइप की हेडिंग होती है, कौन कौन सी? H1 से लेकर H6 तक। ठीक है, जबरदस्त। मुझे ये बताएं कि फॉर्मेटिंग के टेक्स्ट कौन कौन से हैं? सर फॉर्मेटिंग समझा नहीं, फॉर्मेटिंग से मुराद? फॉर्मेटिंग टेक्स्ट जैसे कि हमने देखा कि इटैलिक टैग हो गया, उसी तरीके का जी पूछ रहा हूँ। सर फॉर्मेटिंग के तो बहुत सारे अंडरलाइन भी है, इटैलिक भी है, बोल्ड भी है, और ठीक। SUP, SUB, सब जो अभी आपने पढ़ा। सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, जी हाँ जी ठीक जी है। जी जी चलिए मैं रिकॉर्डिंग को भी ऑफ करता हूँ, क्वेश्चनिंग आंसरिंग हमारी इतनी थी। जी। ठीक है, मैं अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।